नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है @chemistry.revolution पे। हम बात करेंगे क्लास 11th में जो लास्ट टाइम टॉपिक्स पढ़े थे उनसे आगे प्रोसीड करेंगे। हम आइसोमेरिज्म पे थे। आज हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पे आते हैं जो कि क्या है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या कह रहा है कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे कि इसने क्या ले लिया, मिथॉक्सी। मैं अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लूं तो ये मेरी चेन क्या होगी, लॉन्गेस्ट, 2 कार्बन की इथ और सिंगल बॉन्ड का एन। और हमें पता है जो मेरे पास इथर ग्रुप होता है उसको हम प्रीफिक्स में लेते हैं और क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। तो इसीलिए मैंने इसको एल्कोक्सी मान लिया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 कार्बन के लिए एथ और ओ साथ है तो इसलिए मैं इसको क्या बोल दूंगा, इथोक्सी। और 1 और 2 कार्बन के लिए एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इसने यही कहा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या रहे, सेम रहे, परंतु सर नंबर ऑफ कार्बन्स जो है वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। वो क्या हो जाए, आइदर साइड, किसी भी साइड फंक्शनल ग्रुप के चेंज हो जाए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या है, 2 नंबर ऑफ कार्बन्स, 2 नंबर है कार्बन के, 1 2 1 2। अगर इसमें बात की जाए, इसका जो हमने एग्जाम्पल बनाया इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया। कैसे, क्योंकि सर यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। यहाँ पे क्या बच गया, एक एल्कोक्सी बना, जो क्या बना, एक कार्बन के लिए मैथ और ओ साथ है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ऑक्सी। दैट इज योर मिथ ऑक्सी। यहाँ पे क्या बन गया सर, यहाँ पे मैं इसको फिर से अन्य प्रकार से लिख सकता हूं, CH3O और CH को एक साइड CH3 और दूसरी साइड बोले तो अगर मैं इसी को ड्रा करके दिखाऊं आपको, जैसे कि CH3O CH CH3 एंड CH3। एक्चुअल में कहानी क्या हुई है कि देखो, जो यहां से एक हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ इसके पास तो क्या बन गया, CH3, और इसका एक हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ तो ये क्या बन गया, CH, और यहां से क्या हो गया मेरे पास, CH3। क्लियर। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया कि सर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए, दैट इज योर प्रोपेन। और सर जो ये मेरे पास 1 2, इस 2 नंबर कार्बन से सब्सटीट्यूट है ये, तो एक के लिए मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैथ, और ओ साथ है तो इसको क्या बोल देंगे सर, ऑक्सी। सो 2 नंबर कार्बन से मिथोक्सी ग्रुप अटैच है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 1 2 3। तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड का एन, परंतु 2 नंबर कार्बन के साथ ये सब्सटीट्यूट है इसलिए मैंने यहाँ 2 नंबर लिखा और मिथोक्सी बता दिया कि एक कार्बन का मिथ और ओ का ऑक्सी। नेक्स्ट मेरे पास आया टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के बारे में बात करें तो कह रहा है सर वो आइसोमर्स जो एग्जिस्ट करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम में विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। और जो टोटोमेरिज्म होता है या जो टोटोमर है उसका मुख्य कारण क्या होता है अराइज होने का, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या करता है, इसमें माइग्रेट करता है, मतलब हाइड्रोजन एटम की हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग कराते हैं। क्लियर। फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट, किसी एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम में, और उसका क्या कर देते हैं, नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ लिंकेज। रीअरेंजमेंट का मतलब भी आप समझो, कोई चीज मेरे रूम में सारी चीजें इधर उधर गिरी हुई थी और मैंने उनको क्या कर दिया, उनको दोबारा से उनके जो पोजीशन थी, एग्जाम्पल इसकी पोजीशन पहले यहां पे थी, ठीक है, परंतु बाद में मैंने इसकी पोजीशन यहां कर दी तो मैंने इसको क्या कर दिया, रीअरेंज। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम का माइग्रेट करा के उसकी रीअरेंजमेंट, उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। द आइसोमर्स डज ऑब्टेन, और रीअरेंजमेंट के बाद जो मुझे आइसोमर ऑब्टेन होता है, जो मुझे आइसोमर मिलता है, उसी को मैं क्या कहता हूं, टोटोमर। और इसी फिनोमिना को क्या कह देते हैं, टोटोमेरिज्म। और यहाँ पे इसी को जाना जाता है
ट्रोपिज्म के नाम से भी। सर ये मेरे पास दो मुख्य प्रकार का आया, एक डायर सिस्टम जिसमें 1-2 माइग्रेशन होती है। क्या होती है? 1-2 माइग्रेशन होती है। उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं डायर सिस्टम। जहां पे सर क्या होती है 1-3 माइग्रेशन, ठीक है, या जहां पे मेरे पास 3 पॉलीवैलेंट हो उसको हम ट्रायड बोल देते हैं। यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा शिफ्टिंग हुई है हाइड्रोजन की, जिसके कारण नाइट्रोजन ने यहां पे क्या बनाया, एक डेटिव बॉन्ड फॉर्म किया। कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया? डेटिव बॉन्ड फॉर्म किया। इसकी डेफिनेशन के बारे में भी बात कर लेंगे हम, ठीक है। सर ट्रायड सिस्टम में ये मेरे पास 1-2-3 पॉलीवैलेंट एटम्स है, तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2H। तो ये वाला हाइड्रोजन है, इसको मैंने माइग्रेट करा दिया, ठीक है, और इसको मैंने क्या कराया, इस हाइड्रोजन को माइग्रेट करा दिया। इसका जो बॉन्ड है, यहां पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या बन गया H CH2C ऑक्सीजन नेगेटिव CH3। तो यहां से ये इस बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बन इधर कराएगा, H पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव होके कहां चला जाएगा, O के पास। पॉजिटिव नेगेटिव क्या फॉर्म कर देंगे, OH फॉर्म कर देंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस वाले कार्बन पे 1-2-3 बॉन्ड्स के साथ। तो सर यहाँ पे हमने माइग्रेशन देख ली। ये वाली माइग्रेशन आप अपने आप करोगे, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेंगे, आप लोगों को पता है। तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, H पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव OH। यहाँ पे फिर पॉजिटिवनेस खत्म करने के लिए, इस वाले कार्बन की पॉजिटिविटी खत्म करने के लिए हाइड्रोजन के बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहां से बात करनी थी किसके बारे में, यहां से एक बात करनी थी मुझे डेटिव बॉन्ड के बारे में। डेटिव बॉन्ड के बारे में बात करनी थी, और एक और है जो ये लास्ट का क्वेश्चन है, इसको सोल्व आउट भी कर लेते हैं यहीं पे कंटिन्यूटी के साथ ही, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व आउट हो जाएगा। देखो अगर बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का है, डबल बॉन्ड O। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बना देगा, O नेगेटिव। परंतु इस कार्बन पे 1-2-3 हाइड्रोजन है, सॉरी 3 हाइड्रोजन नहीं है, टोटल 3 बॉन्ड हुए, तो कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव। बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या कहेगा, कार्बन ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट कराएगा। जैसे ही इधर शिफ्ट कराएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। जैसे ही इधर आया, तो इधर वाले कार्बन की टोटल वैलेंसी 1, 2, 3 एंड 4। बट O क्या है, नेगेटिव, और H क्या हो गया, पॉजिटिव। ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, और क्या बना देंगे, ये बना देंगे सर मेरे पास OH। कार्य आपका एक रहेगा, ये कार्य रहेगा, आप इसका यूपीएससी कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, ठीक है। एक मेरे पास था डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है, सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट किए जाते हैं एक एटम के द्वारा, मतलब डोनर तो होगा एक, परंतु शेयर्ड होंगे दोनों के दोनों एटम्स के द्वारा। क्यों होंगे, ताकि वो अपनी क्या कंप्लीट कर सके, ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, द बॉन्ड which is formed when electrons are donated by one atom but shared by both। डोनेट तो एक एटम करेगा, परंतु वो दोनों के दोनों
परंतु वो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे दोनों के द्वारा फॉर कंप्लीट दियर octet. Thus, this type of bond is known as dative or coordinate bond. ओके तो मेरे पास यहाँ पे डेटिव बॉन्ड कुछ नया आया था हमारे लिए, मैंने उसको भी डिफाइन कर दिया है और ये जो था इसके बारे में भी बता दिया है। इससे पहले एक ये क्वेश्चन और था, वहां पे मैं एक हल्का सा आपको बताना भूल गया। जो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ CH3 था, इसको मैं इनोलिक फॉर्म बोलता हूं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं सर? हम इनोलिक फॉर्म बोलते हैं बेटा। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से मैंने क्या बोल दिया इसको? इनोल, इन बोल दिया। और सर OH है, इस वजह से मैंने इसको ओल बोल दिया। इसी वजह से कंप्लीट नाम हो गया इसका इनोलिक फॉर्म। नेक्स्ट मेरे पास आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या मिलेगा सर? हम फंक्शनल ग्रुप क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में बात करें, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बेटा सभी के लिए बार बार फंक्शन मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं लिखा जाता, आप उसको अपने आप चेकआउट कर लेना। मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2OH का, इसका नाम 1 2 2 के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन और OH का ओल। इससे क्या बन सकता है? CH3O CH3, दैट इज योर मिथऑक्सी मिथेन। ये क्या हो गया आपका? मिथॉक्सी हो गया। क्लियर? क्योंकि एल्कोक्सी मिथॉक्सी इथर को हम ऐसे ही लिखते हैं। और ये CH3 मिथ और एन। एक्चुअल में कहानी क्या हुई है? कहानी कुछ इस प्रकार से चली है। यहाँ पे ये अपना CH3 था। ओके, हुआ क्या? इस ऑक्सीजन को इधर माइग्रेट करा दिया और इसको इधर माइग्रेट करा दिया, तो ये क्या हो गया सर? CH2 का CH3, ऑक्सीजन इधर आया, CH2 के साथ ये हाइड्रोजन आया, दैट्स योर CH3। तो मैं इसको ऑल ओवर इस प्रकार से लिख सकता हूं। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या देखा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कि सर जो फंक्शनल ग्रुप था वो चेंज हो गया। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मेरे पास सर एल्कोहल था स्टार्टिंग में, परंतु बाद में मेरे पास क्या बन गया? बाद में मेरे पास ईथर की फॉर्मेशन हो गई। अगर दोनों केसेस में मोलिकुलर फॉर्मूला के बारे में बात करूं, दोनों केसेस में 1 2 C2 3 to 5 1 6 H6 and O. What about that? 1 2 C2 3 3 6 H6 and O. दोनों के दोनों केसेस में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम यहां पे लिख देंगे हम। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम for both the cases, but different functional group। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार।
ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे बात करें तो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगा। सर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है और इससे आगे वाला जो लेक्चर आएगा वो स्टार्ट कर देगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल धूम धड़ाके से। क्यों? क्योंकि वही जाके 12th में जाके टक्कर मारेगा सब, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम बताएंगे कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है। क्लियर? रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है एक्चुअल में? जो भी मेरे पास रिएक्शंस होती हैं उन सब में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है, नए फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, नए बॉन्ड्स का बनना। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। और फिर मैं ये कह सकता हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। और उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है? हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, यहां से मुझे और क्या पता चलता है? सर रिएक्शन के रेट के बारे में पता चलता है कि रिएक्शन कितनी तेज हुई, कितनी धीरे हुई। ठीक है, वो हमें कौन बताता है? सब रिएक्शन मैकेनिज्म बताता है। ठीक है, जैसे मेरे पास यहां पे कोई भी क्या है? रिएक्टेंट है। क्लियर? और यहां पे मैं साथ में क्या ले रहा हूं? कोई भी अटैकिंग रिएजेंट। क्या ले रहा हूं? अटैकिंग रिएजेंट। और ये दोनों के दोनों आपस में क्या हुए? डिसॉल्व हुए। तो बीच में मेरे पास एक स्टेज आई जिसको मैं क्या कह देता हूं? इंटरमीडिएट। या इसको हम काफी बार ये भी बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। सर ये वो स्टेट है जब मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट फॉर्म होने से पहले आती है। इज दैट क्लियर? मतलब ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट, जो ये मेरा रिएक्टेंट है, इसको काफी जगह सबस्ट्रेट भी बोला गया है। जब मेरा सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट दोनों क्या हो जाए? आपस में कंबाइन हो जाए और रिएक्शन स्टार्ट कर दे, तो आपका आता है इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। परंतु इसके जस्ट बाद आपका क्या फॉर्म हो जाता है? प्रोडक्ट। क्या फॉर्म हो जाता है आपका? प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद हम कल पढ़ेंगे कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।